हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, यदि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हेलो बोलेंगे। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के ज्वाइन करने का। एक बार मैं आप लोगों को मैसेज कर देता हूं। एक और काम करेंगे आप लोग, जो ऐप के अंदर पेड ग्रुप है उसके अंदर एक मैसेज डाल देंगे कि ऑडिट की क्लास स्टार्ट हो गई है। ऐप के अंदर जो पेड ग्रुप है उसके अंदर एक मैसेज डाल देंगे कि ऑडिट की क्लास स्टार्ट हो गई है। फिर हम बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट्स है, पता नहीं है कैसे करना है, इसलिए बताना ज़रूरी है। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो 30-40 सेकेंड आगे कर सकते हैं। ठीक है, अभी 9 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया है। जो ऐप के अंदर एक पेड ग्रुप है उसके अंदर आप मैसेज डाल देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप है ना, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कुछ 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अपन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे कि ये हमारा लाइव कोर्स है जिसमें हम ऐप पर लाइव डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऐप पर लाइव डिस्कस करेंगे और यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। तो ये क्लास यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मतलब आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव आपने नहीं देखा है। यदि आप चाहते हैं कि आगे के सेशन लाइव देख पाएँ तो आप कॉमर्स मेरी जान ऐप पर स्टोर ऑप्शन में जाकर 2 रुपए का एक कोर्स है, फ्री लाइव एमसीक्यू सेशन, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आप लाइव देख पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये है कि जब ये लाइव क्लास होगी तो केवल और केवल जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उन्हीं की रिगार्डिंग बात करोगे। मैं आपको बेस्ट करवाऊंगा, बेस्ट आप पढ़ना। उन क्वेश्चन की रिगार्डिंग आपको जो भी पूछना हो वो पूछना, मैं फुल डिटेल में कराऊंगा। किसी ने भी अगर इधर उधर की बातें की, कहाँ रहते हो, ये हो जाएगा क्या, एग्जाम कब होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, फीस कम कर दो, ये होगा क्या, कुछ भी बात की तो स्टूडेंट मैं पहले मैसेज में ही ब्लॉक कर दूंगा। दूसरा चांस नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो चल रहा है ना, उसमें आप कितना भी पूछो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, आप अगला सेशन किसका चाहते हैं ये आप YouTube पर बता सकते हैं। YouTube पर ये वीडियो हम अपलोड करेंगे और वहां पर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अगला सेशन आपको किस पर चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, आज हम ऑडिट के PYQ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने वैसे तो पोल करवाया था, तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट ने यही कहा कि जो PYQ डिस्कस करो ऑडिट के। तो आज हम TRA एग्जाम 2015, आपको पता है 2015 वाला जो पेपर था उसकी आंसर की नहीं आई थी, वो पोस्टपोन हो गया था। उसके 25 MCQ हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल आंसर की नहीं डाली गई थी, तो इनकी आंसर की मैंने मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाई है। ये हम हमारी ऑडिट की बुक से कर रहे हैं। हमारी ऑडिट बुक का क्वेश्चन नंबर 461 से लेकर 485 तक 25 MCQ करेंगे। आपके पास बुक है तो बुक भी आप ओपन करके रख सकते हो। आंसर नहीं देखना है, यहाँ से आंसर मैंने डिलीट कर दिए हैं। और बुक आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, कि आपको है ना एक हैंड का साइन नजर आ रहा है, उस हैंड वाले साइन पर आपको क्लिक नहीं करना है, वो मौत का कुआं है। उस हैंड वाले साइन पर क्लिक करते ही आप ब्लॉक हो जाएंगे। मैं ये इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं बताऊंगा, 2-4 बच्चों को करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वो हैंड वाला साइन किसके लिए है, कि आप बोल करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके लिए है। तो आप हैंड रेज करेंगे, मेरे यहाँ पर साउंड आएगी, मैं अलाउ करूंगा, फिर आप बोल करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ कि मेरे को आपकी बात लिखित में समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको खुद कहूंगा कि आप हैंड वाले पर क्लिक कीजिए, तब करना। अननेसेसरी अगर किसी ने परेशान किया तो मैं डायरेक्टली ब्लॉक करूंगा। लास्ट बार मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, जो चल रहे हैं
उसके रिगार्डिंग कितना भी पूछो कोई दिक्कत नहीं है। अदर कुछ भी पूछा तो ब्लॉक होगे, हैंड वाले पर क्लिक किया तो ब्लॉक होगे। पढ़ाते वक्त एक तो हम ऑडिट वाली बुक की थ्योरी कम मिलेंगे, और ऑडिट के अपने हैंड रिटन नोट्स है ये भी काम मिलेंगे। इनसे मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं। हेलो बोल देंगे एक बार सभी स्टूडेंट। तो रवि शंकर शर्मा हेलो बोल रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट एक बार हेलो जरूर बोलेगा। ये अनोनिमियस नाम है, पहले एक दो बच्चों को ब्लॉक कर देते हैं। ये चांदनी राठी जी है, अभी समझाया लेकिन नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट मैं आज छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, हैंड वाले पर क्लिक नहीं करना है, मैं डायरेक्टली ब्लॉक करूंगा, वरना सभी स्टूडेंट हेलो बोलेंगे। ये एनोनिमियस जिनका नाम है, इनकी मैं कोई क्वेरी सोल्व नहीं कर पाऊंगा। मुझसे क्वेरी का सॉल्यूशन आपको चाहिए, करेक्ट नाम होना चाहिए। तो अपना नाम करेक्ट करवाने के लिए इस क्लास के बाद ऐप में मैसेज डाल देना। गलत नाम वालों के मैं नहीं करता हूँ। बिट्टू ठीक है, मोहित, मनु बोल रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, सृष्टि जी, मोहत। एक दो बच्चों को ब्लॉक करना ही पड़ेगा। जस्ट फॉर क्वेरी सर व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एग्जाम ऑल्दो आई हैव कंप्लीटेड थ्योरी। स्मृति, विजय, सूरज, मोहित, अनिल, ठीक है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। एक बार लास्ट बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पर क्लिक मत करना। हैंड वाले साइन पर मैं डायरेक्टली ब्लॉक करूंगा, हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाओगे। और कुछ बच्चों को तो हम कोर्स से रिमूव करके 2 रुपए भी रिफंड करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर रखी है क्लास। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर बताते जाना है। आंसर बताते वक्त ऐसे लिखेंगे 461, फिर ABCD लिखेंगे। डायरेक्टली ABCD नहीं लिखना है, डायरेक्टली ABCD नहीं लिखेंगे। 461 लिख करके ABCD लिखेंगे, जो भी आपको करेक्ट लगता है। फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और लास्ट में 2-4 मिनट अपन बात कर लेंगे। अभी स्टडी स्टार्ट करते हैं। एन ऑडिटर इज ए, एक ऑडिटर क्या है ये बताना है। 461 का आंसर आप बताएंगे स्टूडेंट, वेट कर रहा हूं मैं। 461 लिख करके आंसर देंगे स्टूडेंट, वरना मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो कि पिछले वाले का बता रहे हो। मेरी एक बात को एक बार में ही समझ जाना, एक बात को बार बार नहीं कहना पड़े। तो 461 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट, जो भी उनको लगता है कि एक ऑडिटर किसके समतुल्य होता है। तो सभी स्टूडेंट आंसर बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। तुलसी कुमार महतो जी सी बता रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट बी बता रहे हैं। और मोहित मारू जी ने तो केस का नाम भी बताया है, बहुत बढ़िया। जितने अच्छे से बता सकते हो उतने अच्छे से बताना है। तो एक ऑडिटर वॉच डॉग होता है, इसके लिए हमारा केस होता था किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस होता है। जितने अच्छे से बता सकते हो उतने अच्छे से बताना है। और ऑडिटर को वॉच डॉग क्यों कहते हैं? 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक होते हैं ब्लड हाउंड, एक होते हैं वॉच डॉग। वॉच ब्लड हाउंड क्या करते हैं कि घर में चोर घुसा, तो ब्लड हाउंड बिल्कुल खतरनाक टाइप के कुत्ते होते हैं। तो घर में चोर घुसा तो ब्लड हाउंड चोरी करने ही नहीं देगा, चोर को काट खाएगा, चोरी करने ही नहीं देगा। और जो वॉच डॉग होता है वो क्या करता है कि केवल भोग 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 करके मालिक को बता देगा, फिर मालिक बड़ी सी बंदूक लेकर के आ जाएगा, कुत्ता प्यारी सी नींद जा करके फिर से सो जाएगा। वो प्यारे प्यारे कुत्ते होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सफेद कलर के, तो वो होते हैं वॉच डॉग। ब्लड हाउंड का काम क्या होता है? चोरी रोकना। हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ब्लड हाउंड का काम है चोरी चोरी रोकना, और वॉच डॉग का काम होता है मालिक को बताना। केवल मालिक को बता दिया, वो चोरी रोकेगा नहीं। तो मैनेजमेंट अगर गलत कर रहा है तो ऑडिटर मैनेजमेंट का हाथ पकड़ेगा या मालिकों को बता देगा। तो ऑडिटर का काम होता है केवल मालिकों को बताना। ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि आपको जितनी गड़बड़ी करनी है करो, जितना करप्शन करना है करो, मैं नहीं रोकूंगा, बस मैं अपनी रिपोर्ट में बताऊंगा। तो ऑडिटर एक वॉच डॉग है। क्यों है वॉच डॉग? ऑडिटर चोरी करने से रोकता नहीं है, केवल अपनी रिपोर्ट में बताता है। ऑडिटर ब्लड हाउंड नहीं है, वो रोकता नहीं है, वो कोई पुलिसमैन नहीं है। किंगस्टन कॉटन मिल का केस है। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में भी दिखाता हूँ। हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे हैं, उनसे आप बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। और
जो हमारी बुक है उनसे भी आप कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकेंगे, एक बार मैं ढूंढ लेता हूँ कि ये देखो, ये रहा हमारा किंगस्टन कॉटन मिल का केस, और बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है कि ऑडिटर एक वॉचडॉग होता है, ऑडिटर एक वैल्यूअर नहीं होता, ऑडिटर रोविंग इंक्वायरी नहीं करेगा, ऑडिटर को शक होगा तो डिटेल में जाएगा, ऑडिटर डीप फ्रॉड के लिए लाइबल नहीं होता है, ऑडिटर एक ब्लड हाउंड नहीं होता है। और जो हमारी बुक है उसके अंदर भी हमने बहुत अच्छे से स्टूडेंट इस बात को लिखा हुआ है। एक बार बस मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा, एक सेकंड रुकेंगे बस। चलिए, एक बार बुक में नहीं बता रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स में मैंने बता दिया है। किसी को भी इस क्वेश्चन के बारे में प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, रिपीट के लिए बोल सकता है, और यदि ओके हैं तो फटाफट ओके बोलेंगे। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फटाफट ओके बोलेंगे, मैं वापस नहीं आऊँगा। और कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, रिपीट करना हो तो बोल सकते हैं, जल्दी करेंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाई करेगा। राजेश कुमार बोल रहे हैं कि मेरे को ब्लॉक कर दो। बिल्कुल आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपके 2 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो। और आज के बाद आप इस कोर्स में नहीं रहेंगे। इस लाइव क्लास के बाद में मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। मजे करना, आपका टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनल चेक इज पार्ट ऑफ द होल सिस्टम ऑफ। इंटरनल चेक किसका पार्ट होता है ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट बताएगा आंसर। वेट कर रहा हूं मैं। इंटरनल चेक किसका पार्ट होता है? इंटरनल ऑडिट का, इंटरनल कंट्रोल का, एनुअल कंट्रोल का, कंटिन्यूस ऑडिट का, ये आपको बताना है। सभी स्टूडेंट बी बता रहे हैं। एनोनिमियस और मोहित कुमार ए बता रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट ए बता रहे हैं। सूरज निगम बी बता रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट ए बता रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो इंटरनल चेक है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है। 3 चीजें होती है हमारे पास, एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, एक इंटरनल ऑडिट होती है, एक इंटरनल चेक होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक दोनों आ जाता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है, तो बी हमारा आंसर होगा। अधिकतर स्टूडेंट ने गलत बताया, सृष्टि ने सही बताया है, और स्मृति ने सही बताया, सूरज निगम ने सही बताया, गोपाल मीणा ने सही बताया, बाकी सभी के सभी गलत बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 462 में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, वरना ओके बोलेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 462 बिल्कुल क्लियर हो तो ओके बोलेंगे, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, और जल्दी जल्दी करते जाएंगे। टाइम खराब नहीं करना है, पढ़ने में अपन को कितना भी टाइम लगे। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्लासेज हम करेंगे आपके। ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है। क्वेश्चन नंबर 463 की बात करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ असेट डज नॉट इम्प्लाई। जब असेट का
वेरिफिकेशन किया जाता है, संपत्तियों का सत्यापन किया जाता है, तो उसका क्या मतलब नहीं होता, मतलब नहीं होता है ये बताना है। इंक्वायरी इनटू वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू चेक करना, ये देखना कि असेट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, असेट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती ये चेक करना, असेट की ओनरशिप और टाइटल को चेक करना। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। 463 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। जितने अच्छे से लिखेंगे आंसर उतना बढ़िया है। अधिकतर स्टूडेंट बी आंसर बता रहे हैं। आपको भीड़ के पीछे नहीं भागना है, जो आपको सही लगता है वो आप बताएंगे कि संपत्तियों के सत्यापन का क्या अर्थ नहीं होता है। मैं डिटेल में बताऊंगा, आपको हर चीज बताऊंगा। सूरज निगम सी बता रहे हैं, बाकी के सभी स्टूडेंट बी बता रहे हैं। स्टूडेंट एक तो हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, हर बच्चे का, जो भी देख रहे हैं। आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो गलत बात है ये। तो देखिए, दो चीजें होती है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक होता है वाउचिंग, एक होता है वेरिफिकेशन। और कॉन्सेप्ट को समझने की वजह से जिसका टाइम खराब होता है वो बस एक बार कह देंगे कमेंट बॉक्स में कि सर टाइम खराब मत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस एक बार आपको बोलना है, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मेरा फोकस उन बच्चों पर है जिनका सिलेक्शन होना है, टाइम पास नहीं करना है मुझे। दो चीजें होती है, एक वाउचिंग एक वेरिफिकेशन। वाउचिंग तो होता है ट्रांजेक्शन का, वेरिफिकेशन होता है असेट लाइबिलिटी का। पहली चीज तो ये जरूर से आप याद रखोगे, जरूर से याद रखोगे। फिर वेरिफिकेशन में अपन क्या करते हैं, असेट लाइबिलिटी के बारे में सब कुछ चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में असेट दिखा रखी है तो वो वास्तव में है या फिर वैसे ही दिखा रखी है अपन ने, उसकी वैल्यू तो सही है ना, वो अपने पोजेशन में भी है ना असेट, उसकी उसकी ओनरशिप अपने पास में ही है ना। तो ये सभी की सभी चीजें चेक की जाती है। तो ये अपन चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में एसेट 10 लाख रुपए की दिखा रखी है तो एक्चुअल में वो 10 लाख की ही है ना। अपन ने बैलेंस शीट में एसेट दिखा रखी है तो अपने पास होनी भी तो चाहिए ना वो। ओनर और टाइटल का मतलब वो असेट के मालिक अपन ही होने चाहिए, असेट का मालिक कोई और है और अपन ने बैलेंस शीट में दिखा रखा है तो गलत चीज है ये तो। ये नहीं देखेगा ऑडिटर कि मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, फ्लिपकार्ट पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 463 का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ओके बोलेंगे, कोई भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लेंगे, रिपीट के लिए बोल देंगे। स्टूडेंट, एमसीक्यू रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। आप ये सोचें कि सर हमें तो बस ABCD बता दो क्या आएगा, यही होती है लाइव क्लास। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा करके जाऊंगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने इतनी सारी चीजें बताई, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। जिसका टाइम खराब हो रहा हो वो बस एक मैसेज कर दे मुझे, आपके समय का सदुपयोग हो जाएगा। किसी को कुछ भी पूछना हो जल्दी से पूछ सकता है, जवाब सभी देंगे। 464 की बात करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑडिट, इनमें से कौन सा ऑडिट का प्रकार नहीं है ये बताना है। इनमें कौन सा ऑडिट का प्रकार नहीं है, 464 लिख करके आंसर बता देंगे 464 का। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के जवाब का। हेल्थ ऑडिट, इंट्रीम ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट। ए आंसर बता रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट। रवि शंकर शर्मा अब बोल रहे हैं कि फिर से बताओ। जब मैं बोलता हूँ कि ओके या वो बोलो तब तो बोलते नहीं है। फोन आप लोगों के पास 5G है, आप खुद 1G में काम कर रहे हैं, हाथों हाथ बोले करो। पहले ये बता देता हूँ। तो देखो मैंने टोटल आपको 19 प्रकार की ऑडिट पढ़ाई है, 19 से भी ज़्यादा पढ़ाई है। उनके सब पार्ट भी ले लिए जाएं तो हेल्थ ऑडिट कुछ भी नहीं होता है, एफिशिएंसी ऑडिट होती है, प्रोप्राइटी ऑडिट होती है, इंट्रीम ऑडिट होती है। पहले ये समझो फिर पिछला वाला फिर से बता दूंगा। एफिशिएंसी ऑडिट में क्या होता है, ये देखा जाता है मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट बनाए जा रहे हैं क्या, कॉस्ट कम से कम आ रही है क्या, मैक्सिमम आउटपुट बन रहा है क्या। ये होती है एफिशिएंसी ऑडिट। फिर से बोलता हूँ, मिनिमम इनपुट लगने चाहिए, आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। ये है एफिशिएंसी ऑडिट, जनरली गवर्नमेंट ऑडिट में काम में आती है।
प्रोप्राइटी ऑडिट में ये चेक किया जाता है कि जो खर्चा किया गया उस खर्चे की जरूरत भी थी या नहीं थी। ये भी जनरली गवर्नमेंट ऑडिट में होता है। तो गवर्नमेंट में आपको पता है अनाप शनाप खर्चे कर दिए जाते हैं। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि फालतू में तो खर्चे नहीं किए गए, उस खर्चे की जरूरत भी थी या नहीं थी, उस खर्चे से फायदा भी हुआ या नहीं हुआ। स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, तो उस खर्चे की जरूरत थी क्या, उससे उतना फायदा भी हुआ या नहीं हुआ। इंटरिम ऑडिट और इंटरनल ऑडिट अलग अलग चीजें होती है। इंटरनल ऑडिट तो वो होती है जो एम्प्लॉय करता है। इंटरिम ऑडिट मेन एक्सटर्नल ऑडिट का ही पार्ट है, सीए करता है, एक्सटर्नल पर्सन करता है। इंटरिम ऑडिट में क्या होता है, वो बीच बीच में आकर के करता है। जैसे अप्रैल में कर ली, फिर जून में आ गया, फिर से आ गया सितंबर में, ऐसे बीच में आ आकर के करता है, इंटरवल पर आकर के करता है। तो वन हमारा करेक्ट आ जाएगा। ये ऑडिट का टाइप नहीं है। 464 में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे कि सर इसको फिर से समझाइए, ये समझ में नहीं आया। शॉर्ट में आप लिखेंगे, समझ में आ जाएगा मुझे कि सर नंबर 2 फिर से समझा दो, मैं समझ जाऊंगा। और समझ में आ गया तो ओके बोलेंगे। तब तक मैं 463 एक बार फिर से बता देता हूँ। एक होता है वाउचिंग, एक होता है वेरिफिकेशन। वाउचिंग हमेशा ट्रांजेक्शन का होता है, वेरिफिकेशन असेट और लाइबिलिटी का होता है। वेरिफिकेशन में ऑडिटर चेक करता है कि बैलेंस शीट में अपन ने मशीन दिखा रखी है, तो मशीन है क्या हमारे पास, या फिर मशीन अब खत्म भी हो चुकी है, बेच चुके फिर भी दिखा रखी है। तो एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, विद्यमानता चेक करते हैं कि है या नहीं है। वैल्यू चेक करते हैं कि अपन ने असेट 10 लाख की दिखा रखी है तो 10 लाख की है क्या, या जबरदस्ती 5 रुपए की चीज को 10 लाख की दिखा रहे हैं। अपने पोजेशन में है क्या, असेट अपनी है और डायरेक्टर ने अपने घर पर रखी हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए, कंपनी के पास ही होनी चाहिए। ओनरशिप बिल्डिंग है तो अपन खुद ही बिल्डिंग के मालिक होने चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्टर के मकान को कंपनी की बैलेंस शीट में दिखा रखा है। तो ऑडिटर ये सब कुछ चेक करता है। ऑडिटर ये चेक नहीं करेगा कि कंपनी ने बैलेंस शीट में एसेट दिखा रखी है तो वो वर्तमान में मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। सभी लोग क्लियर बता रहे हैं। वो क्वेश्चन मैंने फिर से बता ही दिया है, रविशंकर शर्मा ने पूछा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 465 का आंसर बताएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वॉज पास्ड इन, तो ये जो हमारा सीए अधिनियम है ये कब पास हुआ था ये बताएंगे। हम टीआरए एग्जाम 2015 के क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आप यूट्यूब पर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप ऐप पर, कॉमर्स मेरी जान ऐप पर 2 रुपए का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेज आप देख पाएंगे बिना किसी डिस्टरबेंस और एडवर्टीजमेंट के। और YouTube वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि अगला सेशन आपको किस पर चाहिए। 465 का आंसर सभी लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी। अधिकतर स्टूडेंट भी बताएंगे। स्टूडेंट एक चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है आप लोगों की, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी का आंसर चाहिए मुझे। चुपचाप बैठना है। तो फिर देखो नई चीज हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का रेस्पॉन्स आएगा, हम ज्यादा क्लासेज लेंगे। आप लोगों का रेस्पॉन्स अगर यही है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। 200 बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया है, केवल 10 बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं, तो फिर हफ्ते में 1-2 क्लास होगी। ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो हम डेली भी क्लास रख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट बी आंसर बता रहे हैं। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत चीज़ के लिए आपको नहीं डांटूंगा कि गलत बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप तो बताओ। तो सीए एक्ट 1949 हमारा होता है, इसमें कुछ भी समझाने का है नहीं, ये आपको याद ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी याद रखेंगे। 466 की बात करते हैं कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड एज ए टाइप ऑफ एरर, इनमें से कौन सा एरर के टाइप में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। 466 का आंसर। कुछ कहेंगे कि सर ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ऑडिट में कैसे आ गया। ऑडिट में अकाउंट्स के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ऑडिट अकाउंट्स की ही होती है। तो जो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है टाइप्स ऑफ एरर वही है, और मैंने ऑडिट में भी टाइप्स ऑफ एरर पढ़ाया है, बुक में भी दिया है मैंने टाइप्स ऑफ एरर। तो 400 अभी भी बच्चों के 465 ही चल रहे हैं। ये जो एनोनिमियस है ये लाइव क्लास के बाद में अपना नाम जरूर करेक्ट करवा लेना कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, वरना सेकंड क्लास में हम आपको सुनेंगे ही नहीं। जो जो टीचर को अपना करेक्ट नाम नहीं बता सकता उससे क्यों बात करें हम भी तो हमारे रियल फेस रियल नेम के साथ पढ़ा रहे हैं ना।
हम लोगों से ज़्यादा प्राइवेसी है आप लोगों की। तो 466 में बी आंसर बता रहे हैं, सृष्टि सी बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट आंसर नहीं बता रहे हैं। तो देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता ही है कि अपने गुड्स, अपने फर्नीचर परचेज किया और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। एरर ऑफ कमीशन होता ही है कि अपन ने गलत टोटल लगाया, गलत कैरी फॉरवर्ड अपन ने कर दिया, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, गलत साइड में कर दी, गलत अमाउंट से कर दी। एरर ऑफ डुप्लीकेशन बिल्कुल हो सकता है कि एक ही एंट्री को अपन ने बार बार कर दिया। एरर ऑफ कमीशन नहीं होता है। अब आपको 2 और 4 में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एरर ऑफ डुप्लीकेशन तो हो सकता है, एरर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। कुछ बोलेंगे सर कम्युनिकेशन का एरर क्यों नहीं हो सकता? भाई यहाँ पर अकाउंटिंग एरर की बात चल रही है, सीधी सी बात है। अब ये सी किसने बताया था? सृष्टि जी बता रहे हैं, बहुत गलत बात है। अगर आपने जीवन में कभी अकाउंट्स में एरर ऑफ कमीशन नहीं पढ़ा है तो गलत बात है। कोई भी कंफ्यूजन हो जल्दी से पूछेंगे वरना ओके बोलेंगे। 467 में जाने के बाद मैं 466 में वापस नहीं आऊंगा। 466 में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। सूरज निगम बोल रहे हैं सर पी आर को डेबिट कर देंगे, इसमें भी तो लैक ऑफ अकाउंट की नॉलेजेबल है, फिर कमीशन में क्यों आया? देखो ऐसा है कि कमीशन एरर फिक्स होता है। कमीशन एरर की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अपन ने रोंग अकाउंट में कर दिया, मतलब जर्नल एंट्री अपन ने सही की थी, पोस्टिंग बता रहा हूँ, रोंग अकाउंट में अपन ने पोस्टिंग कर दी, रोंग साइड में कर दी अपन ने पोस्टिंग, रोंग अमाउंट से अपन ने पोस्टिंग कर दी, अपन ने टोटल गलत लगाया है, कैरी फॉरवर्ड गलत कर लिया, बैलेंसिंग फिगर अपन ने गलत निकाल दिया, ये अपनी कमीशन एरर होती है। फिर से बोलता हूँ, जर्नल एंट्री अपन ने सही करी थी, पोस्टिंग करते वक्त अपन ने रोंग अकाउंट में किया, रोंग साइड में पोस्टिंग की, रोंग अमाउंट से किया, टोटल गलत लगाया, कैरी फॉरवर्ड गलत किया, बैलेंसिंग फिगर गलत निकाला, ये सब होती है। प्रिंसिपल वाले मतलब कमीशन वाले में अपन ये मान करके चलते हैं कि उसको अकाउंट्स आती तो है, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, क्लरिकल एरर हो गई। प्रिंसिपल वाले में उसको आती ही नहीं है। अगर फर्नीचर खरीदने पर कोई परचेज अकाउंट डेबिट कर रहा है तो उसको अकाउंट्स नहीं आती, लेकिन उसने उसने मान लो खरीदी है मशीन, गलती से लिख दिया कंप्यूटर, तो फिर यही मान करके चलेंगे क्लरिकल मिस्टेक हुई होगी, वरना मशीन को कंप्यूटर कौन लिखेगा? और फर्नीचर को परचेज लिख रहा है तो उसे अकाउंट्स नहीं आती, कहने का मतलब। प्रिंसिपल एरर और कमीशन एरर में कंफ्यूजन होता है सर, मैं बता चुका हूँ। प्रिंसिपल एरर का मतलब होता है कि सामने वाले को अकाउंट्स नहीं आती है। जैसे राम को सैलरी पे की तो सैलरी टू कैश होना चाहिए, राम टू कैश कर रहा है मतलब उसको अकाउंट्स नहीं आती है, तो उसको अकाउंट्स नहीं आती होगी ना। लेकिन राम को सैलरी पे की और श्याम टू कैश, मतलब राम को पैसे दिए, श्याम टू कैश लिख दिया, तो ये तो नहीं बोल सकते कि उसको अकाउंट्स नहीं आती इसलिए राम की जगह श्याम लिख रहा है। और कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में लिया है मैंने ये टॉपिक, लगभग 1 घंटे में समझाया है मैंने बहुत अच्छे से, वहां से आप और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 467। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर ऑडिट करते वक्त जो वर्किंग पेपर मेंटेन करता है, ऑडिटर ऑडिट करते वक्त जो वर्किंग पेपर मेंटेन करता है वो किसकी संपत्ति होती है? 467 का आंसर बताएंगे। स्टूडेंट 467 का आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप बैठेंगे तो फिर मुझे पसंद नहीं है। आपको नहीं पता इस टाइम कितना हेक्टिक शेड्यूल है, फिर भी हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं और बिल्कुल प्रीमियम सेशन ला रहे हैं। तो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, बी हमारा करेक्ट है। कोई कुछ और बता रहा है क्या? नहीं बता रहा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ इसके अंदर। ऑडिटर ने ऑडिट की, उसके वो वर्किंग पेपर बनाता है, तो वो ऑडिटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है। अगर ऑडिटर ने क्लाइंट को दे दिए तो सीए एक्ट बोलता है कि आपकी सीए की डिग्री कैंसिल हो जाएगी, मिसकंडक्ट माना जाएगा, अनाचार माना जाएगा।
मतलब ऑडिटर अगर अपने वर्किंग पेपर क्लाइंट को दे देगा, कंपनी को दे देगा, तो इसे गलत माना जाता है, सीए की डिग्री कैंसिल हो सकती है, क्योंकि ये ऑडिटर की ईमानदारी पर पर्सन चिन्ह खड़ा करता है। कंपनी को पता चल जाएगा ऑडिटर ने क्या क्या कमियां ढूंढी है, फिर उसको रिश्वत दी जाएगी, तो रिपोर्ट चेंज करा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रांच ऑडिटर के जो वर्किंग पेपर होते हैं उनका मालिक ब्रांच ऑडिटर खुद होता है। मेन ऑडिटर ये नहीं कह सकता ब्रांच ऑडिटर को कि तुम अपने वर्किंग पेपर मुझे दे दो। ब्रांच ऑडिटर की मर्जी है, अगर वो मेन स्टेचुरी ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर दिखाना चाहता है तो स्टेचुरी ऑडिटर का राइट नहीं है कि वो ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर ले ले, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, केवल और केवल उसकी खुद की। 467 अगर क्लियर है फटाफट ओके बोलेंगे। बिल्कुल विजय लक्ष्मी जी ने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे 230 होता है, बहुत बढ़िया बात। इस तरीके से पढ़ोगे तब तो मुझे मजा आएगा, तभी मुझे किक मिलेगी, तभी मैं मोटिवेट होऊंगा। अब देखो क्लास स्टार्ट करते ही एक फर्जी बंदा आया और पहला ही मैसेज ये डालते हैं कि टाइम मत खराब करो। अब ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, 2 रुपए उसके रिफंड करूंगा मैं, और ये गारंटी देता हूं कि किसी भी प्राइस में उसको कोर्स सेल करे तो हम 4,000 5,000 6,000 है ही नहीं, किसी प्राइस में ऐसे बच्चों के लिए कोर्स नहीं है। भटकती भटकते रहते हैं ऐसे बच्चे, और एक आप लोगों को इतने अच्छे से जवाब दे रहे हो। ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट को कितने समय तक संभाल के रखना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे, 2 जवाब बताएंगे कि ऑडिटर को ये वर्किंग पेपर कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, ईयर्स बताएंगे। और कौन कहता है, कोई ऐसे कहता है, कोई एएस कहता है, कौन कहता है ये बात, दोनों बातें बताएंगे कि ऑडिटर को ये वर्किंग पेपर कितने टाइम तक मेंटेन करने हैं, और कौन कहता है ये बात, दोनों के जवाब बताएंगे जल्दी से। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के जवाब का। सभी स्टूडेंट के जवाब का मैं वेट कर रहा हूं। सभी बताएंगे, जितना आपको पता है उतना बता देंगे। स्टूडेंट एक बच्चे को तो देखो मैं करूंगा ब्लॉक, मोहनलाल को मैंने ब्लॉक किया है। एक बार मैं बता देता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इस हैंड वाले पर क्लिक नहीं करना है जब तक कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं हो। एक बार हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनको जानना हो। हाँ मोहनलाल जी जल्दी बताइए क्या जानना चाहते हैं। 10 सेकेंड है आपके पास, वरना हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं हमेशा के लिए। हेलो हाँ बोल करके बताइए क्या इंपॉर्टेंट बात है। सर, मैं ये चाहता हूँ कि ये ईएमआरएस जो तैयारी कर रहे ब्लॉक कर हैं। रहे हैं, ये लाइव क्लास हम इसके लिए ले रहे हैं, ईएमआरएस के लिए ले रहे हैं लाइव क्लास, इसकी चल रही है। किस चीज की लाइव क्लास चल रही है। आवाज नहीं आ पा रही। आएगी भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता, बेवकूफों का कोई इलाज नहीं होता है। कहीं से भी आएंगे बीच में तो देखो स्टूडेंट, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। ऑडिटर को ये वर्किंग पेपर 7 साल तक मेंटेन करना होता है, और कौन कहता है, SQC 1 कहता है। बहुत सारी बुक्स में गलत दे रखा है इसको, ऐसे 230 दे रखा है, ऐसे 230 नहीं है। SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 कहता है, कम से कम 7 साल के लिए मेंटेन करने होते हैं। स्टूडेंट चाहे हम कम क्वेश्चन कर पाए, लेकिन जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मत सोचना कि सर 15 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, जितने करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 468 का आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन, इनमें से कौन सा ऑडिट ओपिनियन का टाइप नहीं है, ये बताना है आपको। क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, रिजर्व ओपिनियन, कौन सा ऑडिट ओपिनियन का एक प्रकार नहीं है। 468 का आंसर बताएंगे।
जल्दी करेंगे, वेट कर रहा हूं मैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट बताएंगे, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। बिल्कुल सभी लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। रिजर्व ओपिनियन कुछ नहीं होता, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, और एक और होती है, चलो चौथे का भी नाम बता दो फटाफट। एक और ओपिनियन होती है और उसके 3 नाम होते हैं, तीनों लिख सकते हो तो तीनों बताओ कौन सी बच गई, ये बताएंगे। क्लास में केवल हम काम की बातें करेंगे। बातों वाले सेशन के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर क्लास लेते हैं, उनको आप देख सकते हो। यूट्यूब, व्हाट्सएप पर भी बात करते हैं वो, मैं केवल पढ़ाऊंगा। 3 नाम होते हैं, केवल एक ही बच्चे ने बताया अनक्वालिफाइड, वो भी तीनों नाम नहीं बताए। एक और रिपोर्ट होती है, उसे अनक्वालिफाइड भी कहा जाता है, अनमोडिफाइड भी कहा जाता है, क्लीन रिपोर्ट भी कहा जाता है। स्टूडेंट, एक छोटी सी टिप है मेरी, कॉन्सेप्ट पढ़ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे ये मान करके चलते हैं कि हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, एग्जाम में वो मिल जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब लेना आसान कार्य नहीं है, बहुत कठिन है। कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। केवल एक बच्चे ने जवाब दिया है, केवल और केवल एक बच्चे ने। नहीं, पोल क्रिएट करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ। इसका फ्लो चार्ट दिखा दीजिए। फ्लो चार्ट अभी वो ढूंढना पड़ेगा, कौन से पेज पर है कौन से पेज पर नहीं है, तो फिर उसमें टाइम लगेगा। अभी ये केवल इतना ही क्वेश्चन था, कौन सी है कौन सी नहीं है। जब ये क्वेश्चन आएगा कि इस सिचुएशन में कौन सी रिपोर्ट इशू करेगा, वहां पर फ्लो चार्ट से मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 469 की बात करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट लाइबिलिटी, बैलेंसेज ऑफ रिजर्व, प्रोविजन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय ए फर्म इज कॉल्ड। ऑडिटर अगर इन सब चीजों को चेक कर रहा है तो कौन सी ऑडिट कहलाएगी। ऑडिटर क्या क्या चेक कर रहा है, असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू, रिजर्व का बैलेंस, प्रोविजन का बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस, ये सब चीजें ऑडिटर चेक कर रहे हैं, तो उसे कौन सी ऑडिट कहा जाएगा। 469 का आंसर आप लोग लिख करके बताएंगे। 469 का बताएंगे। पोल क्रिएट करते हैं तो ये नहीं पता चलता किसने सही बताया किसने गलत बताया। मैं जानना चाहता हूँ किसको आता है किसको नहीं आता है। 469 का आंसर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट ऑडिट। देखो बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है, बैलेंस शीट ऑडिट में केवल बैलेंस शीट के आइटम चेक किए जाते हैं, पी एंड एल के आइटम चेक नहीं किए जाते हैं, केवल और केवल बैलेंस शीट के आइटम। तो असेट केवल बैलेंस शीट में आती है, लाइबिलिटी केवल बैलेंस शीट में आती है, रिजर्व का बैलेंस, प्रोविजन, रिजर्व का बैलेंस, प्रोविजन का बैलेंस। आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट लॉस कैसे आ गया, केवल बैलेंस शीट के आइटम चेक करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस भी तो आता है ना बैलेंस शीट के अंदर, आता ही है कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर। यदि इन आइटम को चेक करने के लिए कोई पी एंड एल अकाउंट का आइटम चेक करने की जरूरत है तो कर सकते हैं, वरना पी एंड एल अकाउंट का आइटम चेक नहीं करते, केवल बैलेंस शीट के आइटम चेक किए जाते हैं। कंटिन्यूस ऑडिट वो होती है जो ईयर खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। इंटरिम ऑडिट मैंने बताया कि ये भी मेन एक्सटर्नल ऑडिट ही होती है, लेकिन ऑडिटर इंटरवल पर करता है, अप्रैल में आया, जून में आ गया, सितंबर में आ गया। पार्शियल ऑडिट ऐसी होती है जो सारे आइटम की नहीं होती, कुछ ही आइटम की जा रही है, कि केवल असेट की ऑडिट कर रहा है और किसी भी चीज की नहीं कर रहा है। स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, मेरा काम है आप लोगों की प्रॉब्लम्स बताना, उन चीजों को दूर करना आप लोगों की ड्यूटी है। आप लोगों को क्या है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर याद है। क्यों याद है, यूट्यूब पर भी टीचर्स ने करा रखे होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर तो आप लोग कर ही लेते हो, तो आंसर आप लोगों को आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है। तो ये अपनी प्रॉब्लम है, ये आप जरूर दूर करना, कॉन्सेप्ट तैयार करने जरूरी है। दूसरी बात, जो चीजें यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है उन चीजों को यहाँ लाइव क्लास में कराने की डिमांड आप लोग क्यों करते हो। ये पेपर हो सकता है यूट्यूब पर आपको मिल जाता किसी दूसरे टीचर का, तो जब आप हमसे डिमांड करें कि सर लाइव क्लास में ये कराओ, तो ऐसी चीजों की डिमांड करना जो यूट्यूब पर ऑलरेडी नहीं है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बोलोगे वो करवाएंगे। 470 की हम बात करते हैं।
कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ लेंगे, वरना मैं मानकर चलूंगा कोई कंफ्यूजन नहीं है। 470 ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ द फाइनल ऑडिट, ऑडिटर ऑडिट की फाइनल स्टेज में था, जब वो प्लानिंग कर रहा था तब प्लानिंग की फाइनल स्टेज में था। ऑडिटर बिलीव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन इज टू हाई, हाउ शुड द ऑडिटर अमेंड द ऑडिट प्लान टू रिजोल्व दिस इशू। तो ऑडिटर को ये लगता है कि गलत ऑडिट ओपिनियन देने की रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऑडिटर अपने प्लान में कैसे चेंज कर सकता है। ऑडिटर ऑडिट की प्लानिंग कर रहा था, प्लानिंग के आखिरी स्टेज में था, तो ऑडिटर को लगता है गलत ऑडिट ओपिनियन देने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ऑडिटर अपने प्लान में कैसे चेंज कर सकता है। मटेरियलिटी लेवल बढ़ाकर, इनहेरिएंट रिस्क को कम करके, डिटेक्शन रिस्क को कम करके, इनहेरिएंट रिस्क को बढ़ा करके। 470 का आंसर आप लोग बताएंगे। सूरज निगम जी, मेरे को पता है, मैंने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप दे रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया। मैं 80% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, या 70% आप मान सकते हो। 30% स्टूडेंट बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, डिटेल में भी लिखेंगे तो बहुत बढ़िया। वो जो हैंड वाला ऑप्शन है वो आप काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट बात है, आपको लगता है कि आप वो बात लिख नहीं सकते, आपको बोलना ही पड़ेगा, तो काम में ले सकते हो, अननेसेसरी काम में नहीं लेना है। कोई ए बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं, अधिकतर ए बता रहे हैं, गोपाल मीणा सी बता रहे हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा हमारा सी आएगा आंसर। भीड़ के पीछे नहीं भागना है। गोपाल मीणा जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। समझो, पहली बात तो इनहेरिएंट रिस्क क्या होती है। पहली बात तो इनहेरिएंट का मतलब होता है कि उस कमी को दूर नहीं कर सकते। इनहेरिएंट का मतलब दूर नहीं कर सकते, जैसे कुत्ते की पूंछ है वो टेढ़ी होती है, सीधी नहीं कर सकते, तो वो इनहेरिएंट है, दूर कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने एक बात को कई बार बता दिया कि हैंड वाला ऑप्शन काम में नहीं लेना, अननेसेसरी बात नहीं करनी, लेकिन कुछ बच्चों की इनहेरिएंट हैबिट होती है, उसे दूर नहीं कर सकते। तो इनहेरिएंट रिस्क का मतलब कुछ ना कुछ गलतियां रह ही जाएगी, चाहे कितने भी अच्छे से ऑडिट करो, ऑडिटर उन गलतियों को नहीं ढूंढ सकता, वो इनहेरिएंट रिस्क होती है। तो इनहेरिएंट रिस्क को ऑडिटर कम कर ही नहीं सकता, न कम कर सकता है न बढ़ा सकता है। इनहेरिएंट रिस्क ऑडिटर ने कम कर सकता है न बढ़ा सकता है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। दूसरा और चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि ऑडिटर इनहेरिएंट रिस्क का कुछ नहीं कर सकता। ये वो गलतियां और फ्रॉड है जो होंगे ही होंगे। अब केवल दो ऑप्शन बचे, एक तो डिटेक्शन रिस्क बचा, एक मटेरियलिटी लेवल बचा। डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन का मतलब होता है ढूंढना, डिटेक्शन का मतलब ढूंढना, खोजना। ऑडिटर अगर छोटा सैंपल रखेगा तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है, और ऑडिटर बड़ा सैंपल रखेगा तो डिटेक्शन रिस्क कम है। मतलब छोटा सैंपल रखेगा तो गलतियां फ्रॉड नहीं खोज पाएगा, बड़ा सैंपल रखेगा तो गलतियां फ्रॉड खोज पाएगा। तो ऑडिटर को डिटेक्शन रिस्क कम करनी चाहिए। डिटेक्शन रिस्क कैसे कम करेगा, ज्यादा ज्यादा चेक करेगा, सैंपल साइज बड़ा रखेगा, ज्यादा अच्छी ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, डिटेक्शन रिस्क कम कर सकता है। तीसरा बिल्कुल सही है। मटेरियलिटी लेवल को समझो कि ऑडिटर ये तो कर नहीं सकता कि मैं तो 1 रुपए की गलती को भी गलती मानूंगा। ऑडिटर एक लेवल तय करता है। ऑडिटर ने डिसाइड किया कि अगर 1 लाख रुपए से बड़ी गलती है ना, तब तो मैं उसे गलती मानूंगा, और 1 लाख रुपए तक की गलती है तो मैं उसे गलती नहीं मानूंगा। तो ये 1 लाख रुपए क्या हो गया, मटेरियलिटी लेवल हो गया। ऑडिटर ने डिसाइड किया 1 लाख से बड़ी गलती है तब तो मैं उसे गलती मानूंगा, 1 लाख तक की है तो उसे इग्नोर कर दूंगा, ये मटेरियलिटी लेवल है। अब एक तो रिस्क पहले से ही ज्यादा है, और ऑडिटर इतना बड़ा मटेरियलिटी लेवल लेकर के बैठा है, इतना बड़ा मटेरियलिटी लेवल लेकर के बैठेगा तो गलतियां मिलेगी ही नहीं। मटेरियलिटी लेवल को अगर मटेरियलिटी लेवल को यदि कम किया जाए, कि ऑडिटर बोले कि मैं 10,000 की गलती को भी गलती मानूंगा, तो फिर ज्यादा अच्छे से ऑडिट होगी ना। 10,000 की गलती को भी गलती माने तो, ऑडिटर बोले मैं तो 1 करोड़ की गलती को गलती मानूंगा, तब तो कोई गलतियां मिलेगी ही नहीं। तो मटेरियलिटी लेवल को कम करते हैं ना, तब जाकर के ज्यादा अच्छे से ऑडिट होती। और हमें क्या करना है यहाँ पर, कि पहले से ही रिस्क इस बात की है कि ऑडिट ओपिनियन गलत हो सकती है, रिस्क को हमें कम करना है, तो डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पर इससे ज़्यादा डिटेल में कराना पॉसिबल नहीं था, कम से कम ये 1.5-2 घंटे की चीज़ है।
हम प्रॉपर तरीके से समझते ऑडिट रिस्क को, तीनों रिस्क को, उनके टाइप्स को, तब जाकर के और अच्छे से समझ में आता। फिर भी आपको लगता है कि मेरे एक बार और रिपीट करने से ये समझ में आ सकता है, तो मैं और एक बार बता सकता हूं आपको। बिल्कुल, ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी लेवल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन ये जानना ही नहीं चाहता। ऑडिटर केवल डिटेक्शन एरर को दूर कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि ओके है तो ओके बोलेंगे, रिपीट करना है तो एक बार मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर सकता हूँ। हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 2-4 मिनट में कराना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि रिपीट करने से और अच्छे से समझ में आ सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा, तो बताएंगे मुझे। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर क्या कर रहा था? ऑडिटर ऑडिट ऑडिट का प्लान बना रहा था। तो प्लान बनाते वक्त उसको पता चला कि इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि अपनी ओपिनियन गलत हो जाएगी। ओपिनियन गलत होने का मतलब जो रिस्क है ना, ऑडिट रिस्क, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑडिटर को क्या करना है? इस रिस्क को कम करना है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है? इनहेरिएंट रिस्क को तो ऑडिटर छेड़ ही नहीं सकता, न कम कर सकता है न ज्यादा कर सकता है। इनहेरिएंट रिस्क का मतलब कुछ भी कर लो, एरर फ्रॉड तो होंगे ही होंगे, भगवान भी नहीं रोक सकता, वर्मा जी भी नहीं रोक सकते। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन का तो ऑडिटर कुछ कर ही नहीं सकता। अगली बात है मटेरियलिटी लेवल। अब मटेरियलिटी लेवल जितना कम होगा ना, उतनी अच्छी ऑडिट हो पाएगी। ऑडिटर बोले कि मैं तो 1 लाख रुपए की गलती को गलती मानूंगा, तो कम गलतियां मिलेगी। और ऑडिटर बोले मैं तो 1 रुपए की गलती को भी गलती मानूंगा, तो ज्यादा गलतियां ढूंढ पाएगा। ऑडिटर बोले मैं तो 1 करोड़ की गलती को गलती मानूंगा, तो गलतियां मिलेगी ही नहीं। तो मटेरियलिटी लेवल को कम करेगा ना, तो ज्यादा अच्छे से ऑडिट हो पाएगी। तो यहाँ पर तो इंक्रीज बोल रखा था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डिटेक्शन रिस्क कम कर सकता है। डिटेक्शन रिस्क मतलब इस बात की रिस्क कि ऑडिटर एरर फ्रॉड नहीं ढूंढ पाएगा। तो इस बात की रिस्क कैसे कम होगी? जब ऑडिटर ज्यादा अच्छी ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, सैंपल साइज को बड़ा रखेगा, तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगी। मतलब इस बात की रिस्क नहीं रहेगी कि ऑडिटर की आंखों के सामने गलतियां फ्रॉड नहीं आ पाए। 471 की बात करते हैं। वाउचिंग ऑफ द balances of all the income and expenses account is known as वाउचिंग ऑफ। इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट की वाउचिंग कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? 471 का आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं क्लास लगभग 55 से 60 मिनट लूंगा। 55 से ज़्यादा, 60 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं होगी। जितने क्वेश्चन होते हैं बढ़िया है। क्वेश्चन का लालच नहीं करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन कराओ। हर क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर 5 क्वेश्चन भी होते हैं तो वो अच्छी बात है, दिखावा नहीं करना है आपको। बाकी ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, 50-60, तो हम सेशन बढ़ा देंगे। 10-12 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इतने बच्चों में तो वीकली 2-3 ही सेशन ले सकते हैं। लाइव लेना जरूरी है। 471। सूरज, याद करने से काम नहीं चलेगा कि डिटेक्शन रिस्क सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा फिर से, दूसरा आएगा इन कॉन्सेप्ट में से। तो कॉन्सेप्चुअल कोर्स में जो डिटेल में करा रखा है उससे आप समझ लेना। 471 में बिल्कुल क्लास ये रिकॉर्डेड मिलेगी, कितनी बार भी देखो, कभी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइव क्लास में कम हो गए स्टूडेंट तो बंद भी हो सकती है क्लासेज। ये नहीं है कि हम कॉन्सेप्चुअल कोर्स से रिकॉर्डेड क्लासेज आपके कोर्स में डालेंगे। या तो लाइव होगी, और लाइव नहीं होगी तो उनकी रिकॉर्डेड भी नहीं मिलेगी। 471 की बात करते हैं। कुछ बच्चे हैं ना, टाइम पर क्लास ज्वाइन नहीं करते, बीच में आकर के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो, पहली बात तो वाउचिंग किसकी होती है? ट्रांजेक्शन्स की होती है, मैंने बताया। तो ये इनकम और एक्सपेंसेज के अकाउंट्स की वाउचिंग कर रहा है। जैसे सैलरी पे की, डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन पे किया। तो ये आपको पता है 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं।
एक होते हैं पर्सनल, एक होते हैं इम्पर्सनल। पर्सनल 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? नॉमिनल वाले होते हैं, तो यहाँ पर इम्पर्सनल आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? इम्पर्सनल ही होते हैं, तो इम्पर्सनल हमारा आंसर है, इसलिए बी आंसर आएगा। स्टूडेंट यदि आप याद कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से नहीं आएगा, जो कॉन्सेप्ट बताया वो आएगा। तो इम्पर्सनल क्यों आएगा? इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम हो 471 का आप पूछ सकते हो। नहीं हो कंफ्यूजन तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन है, एक क्वेश्चन में 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। क्लासेस तो आपको देखनी पड़ेगी, क्लासेज की बराबरी नहीं कर सकते हैं ये। ऑडिटर ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय, पब्लिक कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, ये आपको बताना है। 472 का आंसर आप बताएंगे, जल्दी करेंगे। 472 का आंसर, 5 मिनट बची हुई है हमारे पास। फोर 472 का स्टूडेंट मैं वेट कर रहा हूं। अधिकतर स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे 472 का। जब आप गलतियां करोगे तभी मुझे पता एक तो सारे स्टूडेंट आंसर नहीं बताते, कितनी गलत बात है। ये 3 बच्चे आंसर बता रहे हैं, बाकी के बच्चों का क्या काम है? एक एक क्लिक में मैं ब्लॉक कर सकता हूं अगर बाकी के स्टूडेंट को आंसर नहीं बताना है तो। इसीलिए ऐप पर कर रहे हैं क्लास। भाई गलत सही जो भी लगता है आंसर बताओ 472 का। चलो मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूं जब तक आप आंसर नहीं बताते। यहीं तक ही क्लास करते हैं आज, और क्वेश्चन नहीं करते हैं, 472 तक ही करते हैं। बस आज इतने ही करेंगे। आपको मजे लेने हैं, हम भी मजे लेते हैं। कितने बच्चों के आंसर आए? 1 2 3 4 5 6 बच्चों के आए। टोटल 12 बच्चे क्लास देख रहे हैं। ये कहाँ है? रवि सर, शंकर शर्मा का आंसर, सूरज निगम का, ये अनिल कुमार, मोहित कुमार, ये क्या काम है इन लोगों का? चलिए और बताइए। मोहित कुमार ए बता रहे हैं, 7 बच्चों का आंसर है अभी तक। ये कहाँ है? बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? मतलब ये कोई फैशन के लिए क्लास चला करके छोड़ रखी है? ये चंदन राठी कहाँ है जवाब? विजय लक्ष्मी कहाँ है इनके जवाब? ठीक है स्टूडेंट, यहीं तक करेंगे आज। तो पब्लिक कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसे जनरली शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं 99% सिचुएशन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सेप्शन में बीओडी भी अपॉइंट कर सकता है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। आज की क्लास में इतना ही हम कर रहे हैं, जवाब आप लोगों के आते नहीं है। बस टीचर, भाई मैंने 2 मिनट हो चुकी है इस क्वेश्चन को, 2 मिनट से भी ज़्यादा। तो स्टूडेंट अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, और सभी सेशंस को अपन रखेंगे 15-15 क्वेश्चन का रखेंगे। क्वेश्चन भले ही कम हो, चलो मैं 3 क्वेश्चन और करा देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने? क्वेश्चन नंबर 461 से स्टार्ट किया था। चलो मैं 3 क्वेश्चन और करा देता हूँ। अभी भी नहीं आए हैं आंसर? अब कौन से आ गए सभी स्टूडेंट के? अब भी नहीं आए हैं? अरे भाई गलत सही कुछ तो बता सकते हो। मैं नहीं कहता कि आपको आना चाहिए, सही बताओ। रिलेशनशिप ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक में, ये बताना है। दोनों सेम है, अलग अलग है? इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक इंक्लूड होता है, इंटरनल चेक में इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड होता है। 473 का आंसर बताएंगे। अब देखता हूं मैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। 473 का आंसर बताएंगे।
अगर आपको बेइज्जती फील होती है ना, तो प्राइवेट जॉब में आपको पता चलेगा बेइज्जती क्या होती है। अभी तो केवल टीचर डांट रहे हैं, साथ के स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जती हो रही है। प्राइवेट जॉब में आपको नहीं पता कैसे बेइज्जती होती है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, इस बार आए लाएंगे, आपको ट्रैक पर तो आना पड़ेगा। तो बिल्कुल सी हमारा करेक्ट है। इसी क्लास में मैंने बताया इंटरनल कंट्रोल सबसे ब्रॉड होता है। इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों आ जाते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ लेंगे, मैं रिपीट कर दूंगा। बिल्कुल शर्माने घबराने डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 474, ऑडिटर हैज टू सबमिट रिपोर्ट टू। अच्छा क्वेश्चन है 474, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है। 474 का आंसर बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहेंगे वीडियो के, रिकॉर्डेड मिलेगी, कितनी बार भी देखो, कभी भी देखो। हम फीस कम करते हैं तो क्वालिटी कम नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं क्वालिटी हम सेम रखेंगे, या तो फीस ले रहे हैं या फीस नहीं ले रहे हैं, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 474 का आंसर, एक स्टूडेंट ए बता रहे हैं, सूरज निगम भी ए बता रहे हैं, दीप भी ए बता रहे हैं, और बाकी के स्टूडेंट डी बता रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। दो चीजें होती है, एक तो रिपोर्ट को सौंपना, रिपोर्ट को सौंपना मतलब वो फाइल पकड़ाना, और एक होता है अपनी ओपिनियन किसे देता है। ओपिनियन किसे देता है ये एक अलग चीज है, और अपनी रिपोर्ट किसको देता है ये अलग चीज है। अगर क्वेश्चन पूछे कि रिपोर्ट किसको देता है, रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, सबमिट वर्ड लिखा हुआ है कि किसको सौंपता है, तब तो हम मैनेजमेंट करेंगे। और अगर ये पूछे कि अपनी राय किसको देता है, राय का मतलब किसको वो अपनी बात कह रहे हैं, तो ओनर्स लिखेंगे। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखता है टू द शेयर होल्डर्स, तो वो अपनी बात शेयर होल्डर को कह रहा है, तब तो हम करेंगे बी। और अपनी रिपोर्ट किसके हाथों में देता है, तो हम करेंगे मैनेजमेंट। वैसे बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो ए वाले को सही मानते हैं या बी वाले को सही मानते हैं। कुछ परिस्थितियों में चौथे को भी सही माना जा सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए सही होना चाहिए। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, कुछ नहीं कर सकते उन क्वेश्चन का। बीओडी को ओपिनियन नहीं देता है, शेयर होल्डर को ओपिनियन देता है कि भाई लोगों आपकी कंपनी में ये हो रहा है, शेयर बीओडी ने ये किया है, रिपोर्ट बीओडी के हाथ में देता है। 475 बताएंगे, फॉलोइंग इज द राइट ऑफ कंपनी ऑडिटर, किन में से कौन सा कंपनी ऑडिटर का राइट है। किसी को याद हो तो सेक्शन भी बताएंगे, कौन से सेक्शन में राइट दिया गया है, ये वाला बताएंगे। तो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का, डिविडेंड लेने का, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगने का, डायरेक्टर को हटाने का, तो कौन सा ऑडिटर का राइट है, और वो राइट कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये भी आप बताएंगे। अरे भाई एक में ही बता दिए करो लगा करके। अभी एक बच्चा देखो हैंड रेज कर रहे हैं, पहले इसका इलाज करते हैं। हाँ चंदन जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ चंदन जी बोलो, बता दिए करो लगा कर, क्या बोल रहे हैं। फिर नहीं बोलेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे परमानेंटली। रीजन बताइए कि इस ऑप्शन पर क्यों टिक किया है। लिख करके बता दीजिए, हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं कि इस ऑप्शन पर आपने क्यों टिक किया है, वरना हम आपको परमानेंटली देखो ब्लॉक करेंगे और कोई इलाज नहीं है। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं चंदन राठी को, वरना कोर्स भी उठ सकता है। 2 रुपए रिफंड चाहिए आपको, मिल जाएंगे। आपके पास टाइम एक्स्ट्रा होगा, मेरे पास नहीं है। 5:32 हो रहे हैं, 5:33 तक आपका जवाब आ जाना चाहिए इस चैट बॉक्स में कि इस ऑप्शन पर क्यों टिक किया। तो सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। तो स्टूडेंट सी वाला राइट होता है, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। ऑडिटर की राइट और ड्यूटी जनरल मीटिंग के लिए होती है, बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं होती। किस बात का डिविडेंड मिलेगा ऑडिटर को, नहीं मिलेगा, कंपनी के डायरेक्टर को नहीं हटा सकता है। और ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में दे रखा है।
तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। अब मैं आप लोगों से 2-4 मिनट बात कर रहा हूँ। किसी की कोई क्वेरी नहीं है, क्लास को बंद कर सकते हैं। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बंद कर सकते हैं, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी बंद कर सकते हैं। मैं 4-5 मिनट आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बाकी के स्टूडेंट बंद कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप फटाफट लिख सकते हो। मैं 3-4 मिनट हूँ, जल्दी से लिख सकते हो फटाफट। और मैं आपको तब तक अपनी बातें भी बता देता हूँ। जितने ज़्यादा स्टूडेंट लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे उतने ज़्यादा हम सेशन लेकर के आएंगे। 15-15 क्वेश्चन के अभी सेशन रखेंगे, बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट कराएंगे। 1 घंटे की क्लास रहेगी, अलग अलग सब्जेक्ट के लेकर के आएंगे। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देखना है तो ऐप में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 2 रुपए का कोर्स है। यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगला सेशन आपको किस पर चाहिए। क्लास में कोई फालतू बात नहीं चाहिए मुझे क्लास के अलावा। और ये हैंड रेज वाला ऑप्शन काम में लेने का मतलब ये मौत का कुआं है। एक बार किसी को ब्लॉक किया मैंने तो ब्लॉक किया, कोर्स से उड़ा देंगे। 2 रुपए रिफंड चाहिए, ले लेना। कोई आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मैं और 30-40 सेकंड हूँ, एक बार सर बोल करके छोड़ देंगे जिससे मुझे पता लगे कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, वरना मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। चंदन राठी का क्लोज कोर्स हम ब्लॉक करेंगे परमानेंटली, नहीं यूज में ले पाएंगे ये कभी भी। मजाक बना रखा है, सॉरी भी नहीं बोलेंगे। सर ऑडिट का लेवल तो बुक वाला है, बिजनेस स्टडी में डाइवर्स क्वेश्चन है, डाइवर्स क्वेश्चन नहीं आए हैं। कॉन्सेप्चुअल कोर्स में ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाया हुआ है। ए, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्चुअल कोर्स के सारे बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन नहीं किए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन करा रखा है, आपने छोड़ दिए, वीडियो नहीं देखे, मुझे नहीं पता क्या रीजन है। स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही है, कल मिलते हैं। कल नहीं, जब भी अगला सेशन होगा, कल होना चाहिए सेशन। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपको बताना है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।